नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आज आपके सामने गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये गणित की एक शाखा है विद्यार्थियों, और उसके बाद में हम कार्तीय पद्धति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। यानी कोई भी आपके सामने प्लेन हो, कोई भी समतल हो, तो आप उसमें यदि कोई वस्तु रखी जाती है उसको आप दो लंबवत रेखाओं की सहायता से समझा सकते हैं। यदि वस्तु एक बिंदु है, वस्तु क्या है, एक बिंदु है, तो हमें सबसे नीचे वाली रेखा से और कागज की बाईं कोर से बिंदु की दूरी ज्ञात होना आवश्यक है। बैठने की योजना के संबंध में हमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या जानना आवश्यक होता है। बैठने की यानी विद्यार्थियों, जब कक्षा में कोई जैसे विद्यार्थी बैठा है या कहीं पर बैठने की व्यवस्था है, तो हमें ये कहना चाहता है उस समय हमें क्या आवश्यकता है, हमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या जानना आवश्यक होता है। इस सरल विचारधारा के दूरगामी परिणाम होते हैं और इसे गणित की निर्देशांक ज्यामिति नामक एक अति महत्वपूर्ण शाखा की व्युत्पत्ति हुई। विद्यार्थियों यानी किसी तल में किसी बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो एक आवश्यकता महसूस हुई, उससे एक नई शाखा उभर के सामने आई, निर्देशांक ज्यामिति। प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ रेने देकार्ते ने इस अध्ययन को विकसित किया था। विद्यार्थियों अब बैठने की स्थिति हम कैसे पता करें, इसको ध्यान से आपको देखना है। पहले हमने एक नीचे एक लाइन खींच ली है और एक हमने ये एक लंबवत लाइन खींच दी है बाईं कोर की तरफ। अब आपको देखना है, जैसे कक्षा में ये बैठने की स्थिति है, इसमें ये आपको एक स्तंभ रेखा दिखाई दे रही है। ये एक पहला स्तंभ हो गया, फिर ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया, फिर ये चौथा स्तंभ हो गया। इसके बाद आप देखोगे पंक्ति में आ जाओ तो ये पहली पंक्ति हो गई, फिर ये दूसरी पंक्ति हो गई, फिर ये तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति हो गई। और आपको किसी विद्यार्थी की स्थिति का पता करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको इस विद्यार्थी की स्थिति को पता करना है, तो आपको नजर आ रहा है कि पहले हमें क्या करना है, हमेशा नीचे वाली लाइन की तरफ, यानी आपको स्तंभ की संख्या बतानी है। तो नीचे आओगे तो आप देखोगे स्तंभ 1, 2, 3, 4 में बैठा है ये विद्यार्थी, तो स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई इसकी। इसके बाद आप देखोगे पंक्ति की संख्या, तो इधर आइए, आप नजर आ जाएगा कि 1, 2, 3 यानी तीसरी पंक्ति में बैठा है, तो ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी विद्यार्थी की स्थिति का पता कर सकते हो। जैसे हम एक विद्यार्थी की स्थिति का पता करते हैं कि ये विद्यार्थी कहाँ बैठा है, तो आप देखिए पहले स्तंभ की संख्या देखिए, नीचे की तरफ आए तो आपको नजर आएगा 1, 2, 3, ये 3 नंबर स्तंभ में बैठा है। और इधर पंक्ति में देखेंगे तो आपको नजर आएगा 1, 2, 3, 4, तो ये 4 नंबर। इस तरीके से विद्यार्थियों आप किसी भी विद्यार्थी की स्थिति का पता कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों अब आप समझिए, आपके सामने मैं एक तल लेके आता हूं, आप ध्यान से देखिए। अब आप यहां पर ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप कोई वस्तु मान सकते हो। और अभी आपको जो मैंने बताया कि आप कोई भी तल होता है उसमें दो लंबवत रेखाएं खींच लीजिए। ये देखो दो लंबवत रेखाएं हैं, यहाँ ये 90 डिग्री के कोण है और ये एक वस्तु है। तो इस वस्तु से नीचे की ओर ये जो लाइन है इसकी दूरी, और यहाँ से आपको बाईं कोर से ये दूरी यदि हमें पता चल जाए तो हमें इस बिंदु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों अब हम पढ़ते हैं हमारे गणितज्ञ रेने देकार्ते के बारे में। विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे रेने देकार्ते के बारे में, 1596 से 1650। विद्यार्थियों जितने भी गणितज्ञ हुए हैं वो उनकी विचारधाराएं, उनको गणित को देखने का नजरिया बहुत ही सॉफ्ट रहा है। आज हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग प्रातःकाल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं और आगे यही आदत
17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते की थी, परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं था। विद्यार्थियों, जब हम लेट तक सोते रहते हैं तो जायज़ बात यही है कि हम उसे आलसी ही कहते हैं, लेकिन ये आलसी नहीं थे। वह यह समझता था, कौन? रेने दकार्ते यह समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। एक दिन जबकि वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। यानी कोई तल होता है और उसमें उसकी बिंदु की स्थिति का कैसे पता लगाया जाए। जैसा कि आप देखेंगे कि उसकी विधि अक्षांश व देशांतर की पुरानी विचारधारा की ही एक विकसित रूप थी। विद्यार्थियों, हम भूगोल में पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो ये बता रहे हैं कि उनसे विचारधारा थी उनकी, वो एक विकसित रूप की थी। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, हम इसके बारे में कुछ विशेष बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे, इसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, हमारा लगातार यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास गणित की लेके आएँ और आप भी हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहें। लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हमारा टॉपिक चल रहा है विद्यार्थियों निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम अब पढ़ने वाले हैं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बारे में। विद्यार्थियों, यह जो टॉपिक चलता है अपना खास तौर पर ग्राफ के लिए चलता है, वो ग्राफ आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें विद्यार्थियों ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, या इसको हम एक्स एक्स भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्स डैश एक्स। आपको दिखाई दे रहा है एक्स डैश से एक्स। इसके बाद बात करते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा की, जो आपको एक लंबवत रेखा दिखाई दे रही है, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम बोलते हैं वाई एक्स, यानी वाई डैश वाई। इसके बाद विद्यार्थियों एक्स एक्स और वाई एक्स रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह मूल बिंदु कहलाता है। विद्यार्थियों, आपको नजर आ रहा है ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह एक मूल बिंदु कहलाता है। इसके बाद विद्यार्थियों ये दोनों रेखाएं एक्स तल को 4 भागों में विभाजित करती है, इन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। आपको नजर आ रहा है एक्स एक्स और ये वाई एक्स आपस में कट रही है, तो 4 भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये चारों भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। इसे हम प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इस प्रकार 4 चतुर्थांश होते हैं। इसके बाद दोनों एक्स और चारों चतुर्थांश, ये दोनों एक्स और चारों चतुर्थांश सम्मिलित हो इस तल को कार्तीय तल कहा जाता है, या फिर इसे आप निर्देशांक तल भी कह सकते हैं, एक्स वाई तल भी कह सकते हैं। यानी एक्स एक्स और वाई एक्स और चारों चतुर्थांश यदि मिल जाते हैं तो विद्यार्थियों इसे हम निर्देशांक तल, एक्स वाई तल या कार्तीय तल कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों एक्स एक्स तथा वाई एक्स, एक्स एक्स तथा वाई एक्स को निर्देशांक एक्स कहा जाता है। यानी जो ये एक्स एक्स आपको दिखाई दे रही है, इनको क्या कहा जाता है? निर्देशांक एक्स कहा जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी, वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। आपको नजर आ रहा है ये आपकी वाई एक्स है, और इस और यदि जितने भी बिंदु आप लेते हो, जैसे मैं यहां पर एक बिंदु लेता हूं। अब विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, वाई एक्स से इसकी दूरी आपको नजर आएगी, यहां से देखिए 1 2 3। विद्यार्थियों यहां से इसकी दूरी 3 है,
तो ये 3 आपका भुज कहलाएगा, या फिर ये आपका x निर्देशांक कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? आपको देखिए नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये 3 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि y-अक्ष से जो दूरी होती है किसी बिंदु की वह x निर्देशांक कहलाता है, या उसको हम भुज कहते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। तो आपको नजर आ रहा है यही बिंदु देखिए, यह बिंदु देखिए, इसमें आपको ये x अक्ष दिखाई दे रही है और इससे इसकी दूरी देखिए 1 और ये 2 है, तो ये कोटि कहलाएगी। 2 है दूरी, वो क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। इधर आप आकर देख लीजिए y का निर्देशांक आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरीके से आपने देखा कि x अक्ष से बिंदु की दूरी है वो y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यदि एक बिंदु का भुज x और कोटि y हो तो x y को बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। विद्यार्थियों आपने देखा इसमें भुज कितना था, नीचे की तरफ आए तो यहाँ 3 था और कोटि कितनी थी? 2 थी। अगर हम इन दोनों को साथ लिख दें, पहले x यानी भुज फिर कोटि, तो विद्यार्थियों यह इस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। तो याद रखना, पहले निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हमेशा भुज का मान लिखा जाता है और फिर कोटि का मान लिखा जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों आपने शुरू में देखा था कि x अक्ष और y अक्ष जहां कटती हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। विद्यार्थियों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं और निर्देशांक को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। विद्यार्थियों ये आपको याद रखना है। अब लेके आते हैं विद्यार्थियों अपना अगला वीडियो।